Okay, hello everyone. Once again welcome to our YouTube channel Concept Edujar. So guys, अभी हम लोग 5 क्वेश्चंस किए और बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो 5 क्वेश्चन बचा है उसको कर लेते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड डी मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ओके, दैट इज μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ये दे रखा है कि μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, दैट इज जो क्यूब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ओके, A ray is incident on the face AB at an angle theta shown in figure. Total internal reflection takes place at point E on the face BC. Then theta must be. Then theta must be. Then theta must satisfy. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि एक क्यूब है, मैं उसका प्लेनर फिगर में बना रहा हूँ। ओके, ये क्यूब है, ये ए नाम है, ये बी नाम है, नाम देख लो भाई। अच्छा सॉरी, ये ए है। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कह रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करता है, कितना एंगल से करता है भाई? थीटा एंगल से इंसिडेंट करता है। ओके, थीटा से इंसिडेंट करता है, यहाँ से बेंड करता है। सॉरी, सीधा जा रहा है ना, ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूँ, नहीं तो बेंड ही नहीं कर पाएगा। यहाँ से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है। ओके, थीटा से तो बेंड करता है रे ऑफ लाइट। अब बेंड करने के बाद जो ई पॉइंट है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे कौन सा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और जिसमें जिस सराउंडिंग में रखा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ई पॉइंट पे, तो बताओ कि थीटा कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो देखो बेटा, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट ये है, क्या है कि यहाँ पे अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब जो ये एंगल होने वाला है, अगर ये थीटा है तो मैं इसे मान लूँ फाई। ओके, मैं मान लूँ फाई, या फिर अगर ये मान लो R1 है, ये R एंगल है, तो ये हो जाएगा क्या? 90 माइनस R। यानी कि 90 माइनस R जो एंगल है, 90 माइनस R जो एंगल है बेटा, वो किससे होना चाहिए ज़्यादा? 90 माइनस R एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट इज थीटा सी, दैट इज थीटा सी। और थीटा सी बेटा हम लोग जानते हैं, थीटा सी इज बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ 1/n रिलेटिव। अब यहाँ से थीटा से क्या लिख देंगे बेटा? साइन इनवर्स ऑफ n रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, यानी कि μ2 अपॉन μ1 होगा। इसका मतलब थीटा से हम लोग लिखेंगे क्या? साइन इनवर्स ऑफ μ1 अपॉन μ2 लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। चलो, इसका मतलब 90 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। थीटा सी इज व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ μ1 माइनस μ2, साइन इनवर्स ऑफ μ1 माइनस μ2। इसका मतलब R शुड बी लेस देन 90 माइनस R शुड बी लेस देन 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ μ1 बाई μ2। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों सबको? R शुड बी लेस देन 90 माइनस μ1 माइनस μ2। ओके, अब देखो बेटा क्या है यहाँ पे,
अब ध्यान देना है यहाँ पे क्वेश्चन पे, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे आप लोग लगाना है स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगाएगा तो क्या लिखोगे, μ1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, μ2 इंटू साइन आर। चलो बेटा क्या लिखेंगे अब हम लोग आगे बताओ। तो यहाँ से आर निकाल लें हम लोग, तो डैट इज μ1 अपॉन μ2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन आर, इसलिए आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ μ1 बाई μ2 ऑफ साइन थीटा। लिखेंगे क्या, आर इज इक्वल टू पता है, और यहाँ से आर लेस देन है ना, तो यहाँ से रख दें हम लोग क्या, आर का वैल्यू ये है, डैट इज साइन इनवर्स ऑफ μ1 अपॉन μ2 साइन थीटा, ओके, लेस देन 90 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ μ1 बाई μ2। लिखना है, सही है, बिल्कुल है भाई, μ1 बाई μ2। अब देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग आगे, बताओ 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 क्या करेंगे। साइन इनवर्स को उस साइड ले जाए तो लिख देंगे μ1 अपॉन μ2 साइन थीटा इज इक्वल टू लेस देन साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, डैट इज कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ μ1 अपॉन μ2। लिखेंगे बेटा, ये बिल्कुल सही है जी, सही है या नहीं है, हाँ है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू लेस देन, साइन थीटा इज लेस देन व्हाट, μ1। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कॉस, अगर ये मालूम है अपने को, है ना, कॉस, अगर हम लोग को कॉस ऑफ ये मालूम है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कुछ गड़बड़ तो कभी नहीं, कहीं नहीं तो नहीं किए ऐसा। देखो साइन इनवर्स था यहाँ पे 90 माइनस साइन इनवर्स था, तो यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, कुछ गड़बड़ किए हैं भाई। आर का वैल्यू हो गया यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ ये μ1 अपन μ2 अपन साइन थीटा, ठीक है, आर एंगल था, तो आर का वैल्यू रख दिए हम लोग यहाँ से, आर का वैल्यू रख दिए, और ये लेस देन होना चाहिए था 90, तो यहाँ से ये भी एंगल है, सही है। तो यहाँ से ये साइन को उधर भेज देते हैं, साइन 90 हो गया, कॉस हो गया, ओके। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 ऑफ कॉस, ठीक है, μ2 अपॉन μ1 ऑफ कॉस। तो इसको कॉस है और उधर साइन है, साइन इनवर्स है उधर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स अगर इसको लिखना हो तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखना है तो क्या लिखेंगे, μ1 अपॉन μ2 है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं μ2 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर का अंडर रूट ओवर अपॉन μ2, ये लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि बेटा हम लोग लिख सकते हैं फाइनली क्या, मैं इधर वाला पार्ट को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, है ना, आप लोग यहाँ इधर लिख लेना पहले, ओके। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स लिख सकते हैं थीटा, यानी साइन थीटा शुड बी लेस देन व्हाट, μ2 अपॉन μ1। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा बेटा बताओ, डैट इज अंडर रूट ओवर μ2 स्क्वायर माइनस ऑफ μ1 स्क्वायर अपॉन μ2। यहाँ से देखो μ2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा लेस देन, यहाँ से अगर इसको अंडर रूट में चला जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, μ2 का स्क्वायर अपॉन μ1 का स्क्वायर -1, है ना, यानी कि थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स ऑफ μ2 का स्क्वायर अपॉन μ1 का स्क्वायर -1। ये फाइनल आंसर हो गया, थीटा मस्ट सेटिस्फाई थीटा लेस देन ये, यानी अगर आप आंसर देखोगे बेटा तो ऑप्शन नंबर थीटा लेस देन साइन इनवर्स ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर -1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी,
थीटा लेस देन आएगा, है ना। चलो समझ में आया बेटा कैसे किए सो, सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब इसमें सिर्फ मैं पहले ही बोला था इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट बस यही है कि 90 माइनस आर जो यहाँ पे एंगल है वो हर हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, है ना। समझ में आपको आया कि नहीं आया, बस कॉन्सेप्ट यही था, बाकी एग्जाम्पल से नेल्सरा लगाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आज का पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा करने में भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, है ना। आज का सेकंड क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, इफ द, हाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग बायोकॉन्वेक्स लेंस इज शोन बिलो, if the whole setup is immersed in water without disturbing the object and the screen position, what will one observe on the screen। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेटअप कैसा है सो, और उसको बोल रहा है कि पहले उस सेटअप को ऐसे बाहर में रखा गया था, फिर बोल रहा है उस सेटअप को कहाँ रख दिए हैं, इमर्स्ड इन वाटर। ओके चलो आ जाओ, सेटअप कुछ दे रखा है इस तरीके से भाई। ओके ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ के बीच में रखा है, 2f, ठीक है 2f से रखा है f के बीच में, ऑब्जेक्ट इधर से गया, ये यहाँ पे इमेज बना है, ठीक है यहाँ पे +2f है, और मान लो यहाँ पे क्या है +f। ओके, इमेज इधर कहीं पे बन रहा है। अगर सेम सेटअप को बोल रहा है कि पहले तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लो ये है समथिंग म्यू, ओके कुछ नहीं दे रखा है, मान लो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास है, ठीक है ग्लास ही मान लो। अब बोल रहा है अगर इस सेटअप को वाटर में डालने से क्या होगा बेटा, इसका कॉन्सेप्ट अगर देखें हम लोग तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखो जब एक्चुअली फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ होता है 1/f इज इक्वल टू एन रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। एन रिलेटिव होता है, यहाँ पे पहले एयर था, अब क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। बाकी तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको बिना डिस्टर्ब करके रखा है, यानी चेंज सिर्फ इसमें होगा, फोकल लेंथ में चेंज होगा। अब देखते हैं फोकल लेंथ में कितना चेंज होता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो 1/f, पहले फोकल लेंथ कितना था, सिंपल सा था, f इजिकल टू +r था, ठीक है पहले फोकल लेंथ +r था, तो 1/f एन रिलेटिव। एन रिलेटिव अगर बात करें तो ये ग्लास है और ये वाटर है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना 3/2, अब वाटर का कितना होता है 4/3 -1, और ये हो जाएगा कितना इसका 1/r प्लस में और माइनस 1/r। ओके, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा ना, 4/3 और 3/2, तो 3/2 3 ऊपर और ये 4 नीचे, ऐसा ही कुछ होगा ना। रिफ्लेक्ट ग्लास अपॉन वाटर, सही तो किए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 9/8 -1, 9/8 -1 कितना हो जाएगा, डैट इज 1/8, यानी इसका हो जाएगा 1/8 इंटू बाई 2r, तो 2 से कैंसिल हो गया, डैट इज 4, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/4r, इसलिए f डैश इसको कह सकता है 4r हो गया, +4r, f डैश 1/f डैश, f डैश, f कहाँ तो पहले था +r, अब 1/f डैश, यानी f डैश क्या हो गया बेटा +4r, इसका मतलब f डैश इज इक्वल टू 4f लिख देंगे हम लोग। तो पहले फोकल लेंथ जो था f था, अब फोकल लेंथ कितना हो गया 4f के बराबर हो गया। अगर 4f के बराबर हो गया यानी कि फोकस जो यहाँ पे था, फोकस इधर कहीं शिफ्ट कर देगा, ये 2f है, मान लो फोकस यहाँ पे शिफ्ट कर गया +4f -4f यहाँ पे शिफ्ट कर गया, यानी ऑब्जेक्ट किधर हो गया, अब
ऑब्जेक्ट हो गया लेंस और फोकस के बीच में अब हो गया। तो ऑब्जेक्ट अगर लेंस और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, मतलब इमेज इसी साइड को बनेगा और स्क्रीन इधर है, यानी कि कोई इमेज नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट था इरेक्ट एंड रियल इमेज, जो कि नहीं, नो चेंज ये भी नहीं होगा। इमेज डिसअपीयर, यानी इमेज जो होगा स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, इमेज डिसअपीयर हो जाएगा, मैग्नीफाइड भी तो होगा नहीं। तो ये आंसर सिंपल सा था, है ना। चलो भाई आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते। देखो शुरू का अगर कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप समझ लोगे, आज का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली था, 2 कॉन्सेप्ट पे था, एक प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पे था और एक फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में था। ओके, बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी क्वेश्चन देखो आराम से होते जा रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा बड़ा है, बट कोई नहीं, आराम से करते हैं। बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्केव लेंस एंड ए कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव मिरर हैविंग देयर प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द सेम लाइन, अच्छा सेम प्रिंसिपल एक्सिस है, आर केप्ट एट 80 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। द कॉन्केव मिरर इज टू द राइट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा राइट साइड में है। ओके, इट्स इमेज रिमेन्स द सेम पोजिशन इवन इफ द कॉन्केव मिरर इज रिमूव। मतलब उसका मतलब जो इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज बनेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो मिरर को रहने दो या मिरर को हटा दो। ओके, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच कॉन्केव मिरर बाय इटसेल्फ वुड प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज वुड बी। भाई क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है ये भाई। चलो, कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर ही बोला है ना, हाँ। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका फोकल लेंथ दे रखा है कि अगर कॉन्वेक्स है इसका मतलब +20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो बोला है फोकल लेंथ, ओके, हैविंग द प्रिंसिपल एक्सिस along the same are kept 80 centimeter from each other. Okay, concave mirror writes from the image at the same position even if the mirror is removed. The maximum distance, अच्छा ये तो बताया ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। A convex lens of focal length 20 centimeter and a concave mirror having their principal axis along the same line are kept 80 सेंटीमीटर अपार्ट। 80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। द कॉन्केव मिरर इज टू द राइट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, राइट है, बिल्कुल राइट साइड है, हाँ। ओके, इट्स इमेज रिमेन्स द सेम पोजिशन इवन इफ द कॉन्केव मिरर इज रिमूव्ड। कॉन्केव मिरर को अगर रिमूव भी कर देते हैं तो इसका इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोला है। अच्छा, द ऑब्जेक्ट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कॉन्केव मिरर बाय इटसेल्फ वुड प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज वुड बी। इसमें मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कुछ पार्ट तो छूटा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो देगा तब ना कि ऑब्जेक्ट इधर कहाँ पे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो देना चाहिए भाई, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर देगा तभी तो कुछ फाइंड कर पाएंगे ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरे को मालूम ही नहीं है यहाँ पे, हाँ। वर्चुअल इमेज वुड बी, वर्चुअल इमेज बनाएगा ये मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे नहीं रखा है एक्चुअली। लेट मी चेक वंस दिस क्वेश्चन प्लीज। ओके, ओके, यहाँ पे देखो क्या बेटा, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो थोड़ा मैं गलती कर दिया था क्वेश्चन में। यहाँ पे दे रखा है, मैं क्वेश्चन बाद में अच्छा से लिख के दे दूंगा। दे रखा है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट में 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पे? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। ओके, अब देखो कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसको बनाते हैं। तो पहले बोल रहा है कि इसको रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इमेज जहाँ पे है वहीं पे बनेगा। समझ गया? ये अगर है यहाँ पे तो भी यहीं पे बनेगा इसका इमेज, और अगर ये नहीं है तो भी इमेज बनेगा। तो सबसे पहले बात आप निकालते कि इसका इमेज लेंस के कारण इमेज कहाँ बना है। फॉर लेंस
किसके कारण लिखते हैं, फॉर लेंस। तो लेंस के कारण यू कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 30 है, दैट इज -30। एफ कितना हो जाएगा, +20। तो भी इज इक्वल टू क्या बताए थे, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, इसलिए भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 इंटू 20 बाई -30 + 20। तो यहाँ से हो गया -600 डिवाइडेड बाई -10, कैंसिल, 0 ने 0 को मार दिया, यानी भी इज इक्वल टू +60। यानी इमेज कहाँ पे बनेगा, +60। तो मान लो ये 80 दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस 60 हुआ। अब अगर ये टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 80, अब ये हो गया 60। तो अब समझो कि अगर ये है, पहले समझो कि अगर ये है, मिरर है, अगर मिरर है फिर भी इसका इमेज यहीं पे बन रहा है, ठीक है, मिरर है तो यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट अब बेसिकली यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के बाद रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करेगा, और फॉल करने के बाद जो होगा रे ऑफ लाइट रिट्रेस बैक करेगा, तभी यहाँ पे बनेगा। यानी कि मिरर का जब सेंटर पे जब होता है ऑब्जेक्ट, तो सेंटर पे ही इमेज बनता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कॉनकेव मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये तो 60 है, तो ये क्या हो गया इसका 20 सेंटीमीटर। यानी r इज इक्वल टू हो गया कितना, -20 सेंटीमीटर, इसलिए f कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइनल क्वेश्चन में बोल रहा था द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच कॉनकेव मिरर बाय इटसेल्फ वुड प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। अब बताओ कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज किधर बनाता है, तो कॉनकेव इमेज वर्चुअल इमेज जब फोकस से और पोल के बीच में रहता है, तो फोकस और पोल, तो फोकल लेंथ कितना है, -10 सेंटीमीटर, तो पोल हो गया, तो यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन तो फोकल लेंथ का बता रहा है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा, यानी 10 सेंटीमीटर से अंदर रखेंगे तभी वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर से छोटा ही होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा कॉनकेव मिरर फॉर फेस व्यूइंग हैज़ फोकल लेंथ 0.4 मीटर। द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अपराइट विथ ए मैग्निफिकेशन ऑफ 5 ये सिंपल सा ये क्लास 10th का क्वेश्चन है बेटा। क्या इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताएं। फोकल लेंथ दिया हुआ है मिरर का, कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ दे रखा है 0.4 मीटर, इट मीन्स 40 सेंटीमीटर। ओके, मैग्निफिकेशन दे रखा है 5, मैग्निफिकेशन दे रखा है 5, एम का वैल्यू दे रखा है 5। अपराइट कह रहा है मतलब कि ज्यों के त्यों देखना, मतलब सीधा दिखाई देना, उल्टा इन्वर्टेड नहीं दिखाई देना। यानी अगर सीधा दिखाई देगा मतलब इरेक्ट इमेज दिखाई देना चाहिए, इसलिए हम लोग एम इज इक्वल टू बेसिकली फार्मूला क्या होता है, -v/u, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का साइन पॉजिटिव लेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी इस तरीके से बनेगा, तो देखो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन दोनों सेम, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। तो यहाँ से -v/u इज इक्वल टू 5, इसलिए v इज इक्वल टू -5u, v इज इक्वल टू -5u। ओके, अब फार्मूला हम लोग जानते हैं बेटा मिरर का, uf अपॉन u माइनस एफ। ध्यान देना, फार्मूला जब भी पुट करो तो उसके साइन के साथ पुट करो। मिरर फार्मूला uf अपॉन u माइनस एफ और लेंस फार्मूला uf अपॉन u प्लस एफ। v इक्वल टू क्या हो गया, -5u। ओके, v इज इक्वल टू -5u। u क्या लिख देंगे, u तो u ही है। f कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। नेगेटिव लेंगे ना, कॉनकेव मिरर बोला था, कॉनकेव मिरर यानी नेगेटिव लेंगे, तो फोकल लेंथ -20, फोकल लेंथ ले लो -20 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ तो दिया हुआ है ना -40 सेंटीमीटर, तो -40u अपॉन -40 अपॉन
u, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 40। इसको अब देखो सॉल्व कर लेना। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, u डैट इज माइनस 5u का स्क्वायर, ओके। और उसको वो साइड रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 के u स्क्वायर और माइनस 200u एंड माइनस 40u। इसको अगर सारे को वो साइड भेज दोगे तो 5u स्क्वायर माइनस 200 यानी कि माइनस 160u प्लस 160u इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5u अगर कॉमन कर लोगे बेटा तो हो जाएगा कितना, u प्लस कितना हो जाएगा बताओ, u प्लस कितने 5 कॉमन कर लिए ना तो 32 हो जाएगा क्या, 5 कॉमन कर लिए तो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, हाँ 32 इज इक्वल टू 0, यानी u इज इक्वल टू माइनस 32 सेंटीमीटर। u कितने पे रखना पड़ेगा हम लोग को, माइनस 32 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। देखो अब देखो वर्चुअल इमेज बना कि नहीं बना, फोकल लेंथ 40 था और फोकल लेंथ के बीच में रखे हैं, यानी माइनस 32 सेंटीमीटर, ओके। तो इसमें आंसर आपका दिया हुआ 0.32 मीटर, तो हो गया आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई, चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, ओके। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, है ना, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। बोल रहा है a concave lens of focal length 20 cm produce image of same magnification 2 when object is kept at two distance x1 and x2, x1 is greater than x2 from the lens, the ratio of x1 and x2 is। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बनाने की चीज़ नहीं है, लेंस फार्मूला का क्वेश्चन है, ओके। बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन जो दे रखा है बेटा, मैग्निफिकेशन जो दे रखा है 2 दे रखा है, यानी एम का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लस माइनस 2। आप सर बोलेंगे सर वहाँ पे तो एम का वैल्यू सिर्फ +5, उसमें सर +5 लिए थे, तो बेटा वहाँ पे बोल दिया था कि अपराइट, मतलब कि सेम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का सेम होगा। अब यहाँ पे नहीं बोला, इसलिए प्लस माइनस 2 लेंगे, ओके। अब देखो बेटा क्या करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होता है एम इज इक्वल टू v/u और उसमें माइनस v/u हो जाता है, यही ध्यान देना, यानी कि v/u इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो हो जाएगा क्या यहाँ से v इज इक्वल टू एक बार प्लस 2u और एक हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 2u, ओके। अब देखना u जो बोल रहा है एक x1 है और एक x2 है, इसका मतलब अगर यहाँ से मैं लिखूँ तो v1 हो जाएगा एक क्या, v1 एक हो जाएगा क्या प्लस 2u x1, सॉरी u क्यों लिखे फिर x1 लिखे 2x1 और v2 क्या हो जाएगा माइनस 2x2। अब यही निकालना x1 x2 का रेशियो बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ फार्मूला में पुट करो भाई, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। तो v क्या दे रखा है भाई बताओ, 2x1 और u यहाँ पे है क्या है x1, f दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ डेट इज 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस है इसलिए माइनस 20 अपॉन x1 माइनस माइनस प्लस 20, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो x1 हो जाएगा 2x1 स्क्वायर और प्लस 40x1 और ये p इधर आ जाएगा तो दैट इज 20x1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x1 कॉमन कर लोगे, ठीक है, 20x1 कॉमन कर 2x1 कॉमन कर लोगे तो x1 प्लस 30, ओके, इज इक्वल टू 0, इसलिए x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x तो 0 नहीं होगा, x1 तो 0 नहीं होगा, इसलिए x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर, x1 आ गया क्या माइनस 30 सेंटीमीटर। अब x2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं सिमिलरली इसी तरीक़ा से, तो x2 का जो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा, पुट कर लेना। अब हमको पूछा था x1/x2, देखो x1 इज ग्रेटर दैन x2 है या नहीं है, x1 इज ग्रेटर दैन x2, इसलिए x1/x2 का वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 30 बाई माइनस 10, इसलिए 3:1, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके बेटा, समझ में आपको आया, ओके जी। तो बेसिकली आज के क्लास आपको मज़ा आया होगा, है ना,
10 क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर सबसे बड़ी अच्छी बात बेटा ये है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं 2019 का सिर्फ क्वेश्चन है, सोच लो सारे क्वेश्चन सिर्फ 2019, यानी कि टोटल 10 एग्ज़ाम हुआ है, 5 मॉर्निंग एंड 5 इवनिंग, समझे। 8 कौन कौन सा डे का हुआ है देख लो भाई, एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो कब कब हुआ है। एग्ज़ाम जो बेटा आपका हुआ है 10, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल 5 डेज माने 10 पेपर में से आपको सोचो 10 क्वेश्चन है। सोचो मतलब ये हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ किसके किसके बीच में, प्रिज्म और लेंस का सिर्फ है। सोचो ना, इसमें मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिया हूँ, ना मैं मिरर और रिफ्रैक्शन पार्ट और मतलब प्रिज्म से पहले स्लैब का पार्ट, और समझो तो फिर उधर क्या बोलते हैं उसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्लेक्शन, सब पार्ट छोड़ के इतना क्वेश्चन सिर्फ इस पार्ट से आ रहा है, मतलब इस पार्ट से क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। तो आप अगर आप इस पार्ट को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर शायद मुझे लगता है आप एक क्वेश्चन छोड़ रहे हो, यानी आपका हाथ से +4 मार्क्स जा रहा है बेटा, तो आपको ध्यान देना है। ओके, तो मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। जो बच्चे को दिक्कत हो रहा है ये सारी चीज़ें में, मेरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकता है, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हुआ है वो अभी मेरा एक्चुअली तुम ही लोग के चक्कर में मैं इसको डाल नहीं रहा हूँ, तो मैं उसे भी डालूँगा आज। ओके, तो आई थिंक आई हैव टू से टाटा एंड बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय।